बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे थे और कहते हैं जी पूरे पाकिस्तान को लेक्चर्स दिए जाते हैं कि कौन करप्ट है और कौन नहीं, लेक्चर देते कौन है, सिसिलियन माफिया है कौन, ये वाले सवालात उन्होंने उठाए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा मैं सदारती रेफरेंस का हिस्सा बनना चाहता हूं जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से है। मैं इस हवाले से चाहता हूं मगर मुझे आज तक नहीं सुना गया। वो ये कहते हैं तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। फरियाल तालपुर को ईद की रात अस्पताल से जेल ले जाया गया था आज खुद नोटिस के बाइस। साथ ही वो कहते हैं पीपल्स पार्टी मंशूर और डिलीवरी की सियासत करना चाहती है। कुछ लोग जिद पर उतर आए हैं कि सियासत करनी है तो फिर तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं सियासत कैसे करनी है। हम अवाम के सामने इस साजिश को बेनकाब करने को तैयार हैं। तख्ते लाहौर की लड़ाई की वजह से सिंध के अवाम को नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीगर जजेस से अपने इख्तियारात शेयर करने को तैयार नहीं और आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर अपने इख्तियारात पार्लियामान को मुंतकिल किए। वो भी चाहते थे वो ताहयात सदर रह सकते थे और पूरे पाकिस्तान को लेक्चर्स देते हैं कि कौन करप्ट है कौन नहीं, सिसिलियन माफिया कौन है कौन नहीं, और नफरत और तकसीम की सियासत के बजाय मंशूर की सियासत पर मुकाबला करते तो आवाम का फायदा होता। तो जी ये तो थे साहबजादे आसिफ अली जरदारी के। अब नवाज शरीफ की जो साहबजादी हैं जो कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, नायब सदर भी हैं, वो ये फरमाती हैं कि खिताब किया उन्होंने जी बुकला कन्वेंशन से रावलपिंडी में। कहती हैं एक शख्स को दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है लेकिन सुन लो जो होना था हो गया, ये 2018 का वक्त नहीं है। साथ में वो ये भी कहती हैं कि लिख कर देती हूँ, इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि ये इलेक्शन फिर हारेगा और फिर रोएगा। अच्छा, यानी कि इस बात का उन्हें पूरा यकीन है। और फिर वो ये कहती हैं जी अब अदालती फैसले के हवाले से अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कहा जा रहा है कि मान लो जिस कानून का इतलाक पंजाब पर किया गया उसका खैबर पख्तूनख्वा पर क्यों नहीं किया अगर गया? फैसला तफसीली तौर पर देख लिया जाता तो फिर शायद ये है कि आइडिया हो जाता कि ऐसा दरअसल नहीं है, लेकिन जाहिर है कि फैसले को सतही तौर पर देखा गया और उसके बाद ये राय दी गई। अब ये है कि आप ये अंदाजा कीजिए कि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है वो किस तरह की है। हम सुनवा सकते हैं क्या कहा उन्होंने। शख्स को कौम पे मुसल्लत करने की पूरी कोशिश हो रही है। ये 2018 नहीं हो गया जो होना था। मैं आपको ये लिख के देती हूँ, इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला, ये हार जाएगा। जिन इलेक्शंस के लिए आज ये रोना डाल के बैठा हुआ, इन्हीं इलेक्शंस को नहीं मानेगा, ये इन्हीं इलेक्शंस को लेकर बैठा रहेगा अगले 5 साल। यही कहेगा कि इसलिए कि ऊपर शहबाज शरीफ बैठा था फेडरल गवर्नमेंट में तो इसलिए पंजाब में और KPK में मैं हार गया। जो आइन का इतलाक पंजाब पे होता है उसी आइन का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में क्यों नहीं होता? सारा झगड़ा ही पंजाब का है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। आटे के लिए लाइनें छोटी हैं, इंसाफ लेने वालों के लिए लंबी लाइनें लगी। नवाज शरीफ CPEC बनाता रहा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो GPEC गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते रहे। आज सवाल पूछो तो मैं घरेलू खातून हूँ जी, मैंने कभी कहा मैं घरेलू खातून हूँ? हीरो और प्लॉटों का पूछो तो घरेलू खातून बन जाती है। कभी किसी ने देखा कि किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया का लकब मिले? कभी किसी डिक्टेटर को गॉड फादर का लकब मिला? जब रोका मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। इमरान हर किसी का नाम लेगा, जनरल बाजवा का नाम भी लेगा, लेकिन उसके मुंह से कभी जनरल फैज का नाम नहीं आएगा। उसकी ये वजह ये है कि वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। हमने तो तलाशी दी, निकला फिर भी एक इकामा। अब ये जरा बात उधर भी अप्लाई करो ना। जब से मुकदमात शुरू हुए तब से घर से नहीं निकलता। वहाँ बेटे से तनख्वाह ला लेने का केस नहीं है, वहाँ सारे केसेस असल है। अगर एक वजीर आजम को इकामा पे निकाला जा सकता है तो दूसरे वजीर आजम को या अगले जो एस्पिरेंट है उसको इतना बड़ा झूठ कौम से बोलने पर निकाला नहीं जाएगा। तो जनाब नवाज शरीफ ही का हवाला दे रही है वो इकामे के हवाले से, और नवाज शरीफ साहब लंदन से बयानात भी काफी दे रहे हैं। साबिक वजीर आजम कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, ये वन मैन शो है। साथ ही वो कहते हैं इन 3 जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा, यही फैसला उनके खिलाफ चार्जशीट है। ऐसा नहीं है, वन शो है। इस रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में ये सब कुछ कर दिया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। जो फैसला है ये चार्जशीट का दर्जा रखता है। अगर इस तरह के फैसले आएंगे ये $500 का हो जाएगा। सब्जियां भी 500 रुपए किलो बिकेंगी। चीनी, दालें, गंदम, आटा, बिजली, ये सब इंतहाई महंगी हो जाएंगी। अच्छा जी, ये सारा कुछ महंगा होगा।
और खैर मियां साहब तो लंदन में बैठे हैं तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर अवाम भुगतेंगे। अच्छा, ये जो सारे बयानात हैं इस पर और जो इससे पहले वफाकी काबीना का जो रिएक्शन सामने आया था उसको फवाद चौधरी साहब ने आड़े हाथों लिया है। अच्छा। लाहौर में मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा, गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले को मुस्तरद करने का मतलब यह है कि आइन से बगावत करना है, जो कि लाजमी सी बात है कि अगर आप ऐसा करते हैं, जैसा कि शुरू में इंप्रेशन दिया गया था, वो जराए से आपको पता है ना कि वो चीजें जो सामने आती हैं उस पर ऐसा होता है। तो फवाद चौधरी मजीद जी क्या कह रहे हैं, वो क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं अगर उन्होंने आज रात तक खुद को एलामिये से अलग नहीं किया तो आर्टिकल 63A के तहत डी सीट का रेफरेंस भिजवाया जाएगा। जिन वुज़रा ने इस एलामिये में हिस्सा लिया, अगर आज रात तक वो अपने आप को इस एलामिये से अलग नहीं करते तो इन तमाम वुज़रा के खिलाफ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डी सीट किया जाए। मुस्लिम लीग नून की बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए ILF जो है वो रेफरेंस मूव करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने हुक्म में टाइमलाइन दी है, अगर उस टाइमलाइन से इधर उधर होंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वैसे भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होनी है और उसके साथ सजा भी हो सकती है। 3 साल तक वज़ीर आज़म और काबीना के लोग हैं, ये जेल भी जा सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहता हूँ, मरियम नवाज आपके खिलाफ साजिश कर रही है। जिस तरह जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ साजिश की थी, उनको डिस्क्वालीफाई कराया था, अब ये मरियम नवाज आपको डिस्क्वालीफाई कराना चाहती है ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। इरफान कादर साहब और मरियम नवाज जैसे जो जहांदीदा लोग हैं जिनको कानून की ABC का नहीं पता, उनके मशवरों पे चलेंगे। आपने खुद अपने आप को डबोना है। जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनको भी मैं कहूंगा कि बिलावल भुट्टो कितने सियाने निकले हैं, उस दिन वो कैबिनेट में नहीं थे, वो बाहर चले गए हैं। इस तरह से शहरी जो सबसे ज्यादा बोल रही है वो भी कैबिनेट में उस दिन नहीं थी, वो भी बाहर चली गई है। आप लोग भी अपना रास्ता तलाश करें। इंटरेस्टिंग तस्वीर खींची है फवाद साहब ने कि बिलावल और शहरी रहमान नहीं इजलास में, तो यानी कि जो होंगे उसमें कैबिनेट के इजलास में वो। बहरहाल बात कर रहे थे, खबर घुमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खबर घुमन साहब, वैसे तो माह रमजान है तो इसमें तस्करा नहीं करना चाहिए, लेकिन गुत्थी का लफ्ज मुनासिब नहीं है। ये एक जलेबी सी बन गई है जिसका कोई सिरा नहीं है। अब बात है कि इलेक्शंस करवाने हैं और मरियम नवाज तो कहती हैं कि ये इलेक्शन हारेगा, यानी कि खान साहब से मुतालिक फरमाती हैं, और फिर दोबारा रोना डालेगा 5 साल तक, क्योंकि मरकज में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। तो भाई उसका सीधा सा जवाब यह है कि आप इलेक्शन करा के देख लो, उसके लिए भी तैयार नहीं है। या आखिर चाहते क्या है? वो तो ये कह रही है इलेक्शन होगा, अब सवाल ये है कब होगा। असल बात तो यही है ना जी खबर साहब। देखें, आज जो इलेक्शन कमीशन से खबर आ रही है वो तो यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद उन्होंने आज एक मीटिंग कर ली है और एक्सपेक्टेड यही है, उन्होंने कह दिया उन्होंने कि हम इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक करवा देंगे। अब सबसे अहम अगला सवाल यह है कि क्या जो 10 अप्रैल तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का कि जनाब आला आपने फेडरल गवर्नमेंट ने 21 अरब रुपए ट्रांसफर करने इलेक्शन कमीशन को, क्या वो करेंगे? क्योंकि कल जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये नाकाबिले अमल जो है फैसला है। देखें, बयानात देना एक बात है, ऑन ग्राउंड जो अमली इकदाम जो उठाना दूसरी बात है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका हुआ है, फैसला ऑन ग्राउंड जो है वो इन प्लेस है, फैसला जो है पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर अमल दरामद होगा। हाँ, इसके खिलाफ जो कानूनी जो तरीकाकार है अगर हुकूमत ने अपनाना है तो वो यही है कि वो रिव्यू पिटिशन में चले जाएं, और रिव्यू पिटिशन भी ज़ाहिर है वो उसके बाद उसी बैच ने उसको सुनना है। रिव्यू पिटिशन सुनने के बाद भी जो अगर फैसला आएगा तो फैसले के ऊपर तो अमल दरामद होना है। अब बाकी ये जो बयानात हैं वो ये ना रेफरेंस की नवाज शरीफ भी जिक्र कर रहे हैं कि वो 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस, फिर यहाँ राना सनाउल्लाह बिन रेफरेंस की बात कर रहे थे। अब फवाद चौधरी भी कह रहे हैं जी कि जो उस इजलास में शरीक था उनके खिलाफ 63A के तहत कार्रवाई की जाए। तो सर अब ये सारी लड़ाई जो है अब कानूनी दायरे में ही लड़ी जाएगी, क्या होगा फिर आगे? देखें, सियासतदान जो बयानात एक डिफरेंट पैराए में देते हैं और ऑन ग्राउंड जो अमल दरामद है वो एक मुख्तलिफ पैराए में वो होता है। अब जो देखना हमने यही है कि अब ये जो फैसला आ गया है क्या उसके ऊपर अमलन फेडरल हुकूमत अमल करेगी या उसको मुस्तरद करेगी। वो जब ये जो डेट्स दे दी गई हैं उनको सामने रखते हुए उसके ऊपर जब देखेंगे वो पैसे देते हैं कि नहीं, जो बाकी जो इकदाम उठाने के लिए। खबर साहब, वैसे आपको भी कोई याद कर रहा है मुझे लगता है। टेक योर टाइम खबर साहब, चलें। जी अच्छा, हाँ, तो हम ज़ाहिर है इसी पे बात भी कर रहे हैं इशफाक के रेफरेंस की बात हो रही है, तो क्या वाकई इसको अमली जामा पहनाया जाएगा? और जो खबर अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि असल तो मामला ये देखना 10 अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है, आज 5 हो गई है, कल 4 फैसला आया था कि जी 10 तक फंड आपने रिसीव कर लिए, इलेक्शन कमीशन ने 11 को रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट। और है कि देखें इस वक्त मामला सारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी राब्ता किया था
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया गया था कि फंड्स नहीं है। फिर बाकी सर्विसेज, खबर साहब आप हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं जी। अच्छा जी, आप जरा ये बताएं कि भाई आपने कहा कि मीटिंग हो गई है, इलेक्शन कमीशन ने कर लिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना चाहते हैं, लेकिन मसला वही है जिसका आप पहले भी तस्करा करते थे कि जहां से पैसे आने हैं, जहां से मैनेज करनी है सारी चीजें, सिक्योरिटी हो या कुछ भी, तो वहां से क्या जवाब आना है? दैट्स व्हाट मैटर्स। देखें, जो मैं अभी अर्ज कर रहा था ना कि आइन का आर्टिकल 204 बहुत वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाए तो उसके दरमियान कोई रोक रकावट डालेगा तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगी। और क्या हुकूमत वक्त जो है, जो फेडरल कैबिनेट है, उनके जो कप्तान हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, आर्टिकल 90 और 91 बड़ा वाज़ेह है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हुकूमत वक्त और जो फेडरल कैबिनेट है वो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को बिल्कुल जुतलाएगी, उसके ऊपर इनकारी होगी? अगर वो इनकारी होना है तो उसके लिए उन्होंने वाज़ेह तौर पर, जिस तरह अभी मैं अर्ज कर रहा कि एक जवाब देना पड़ेगा उनको, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उसको हम नहीं मानते, और उस फैसले के अंदर ये जो हुक्म है हमें कि हम आपको 21 अरब रुपए दें, क्योंकि बुनियादी जरूरत तो पैसों की है। जब पैसे इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगे बाकी तो काम ही कोई नहीं रह जाता, बाकी तो आपने ऑर्डर करना है, मुख्तलिफ महकमे हैं वो अपने जो पर्सनल वहां पे उनको हाजिर कर देंगे। वो तमाम मिनिस्ट्रीज ऑलरेडी इसके ऊपर एग्री कर चुकी हुई हैं। तो अब जो इंतहाई अहम नुक्ता है जिसके ऊपर पता चल जाएगा कि क्या हुकूमत वक्त जो है अपने जो बयानात दे रहे हैं, मुख्तलिफ ज़राए से खबरें चलवा रहे हैं कि हम इसको मुस्बत कर रहे हैं, ये नाकाबिल अमल है। पहला जो स्टेप है वो 21 अरब रुपए की रिलीज है, वो फेडरल हुकूमत जाहिर है उसी ने करने हैं और तो किसी ने पैसे देने नहीं है। तो अगर वो उस दिन इनकार करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो बात ये लॉयर से, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट से, द वेरी नेक्स्ट मूवमेंट जब वो 10 तारीख खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट जो डे है वो इलेक्शन कमीशन पहुंच जाएगा एज पर द हुक्म सुप्रीम कोर्ट के, वहां पे वो बता देंगे जनाब आला आपका हुक्म था, हम आ गए हैं, तो पैसे हमें नहीं मिले, बताएं हमने क्या करना है। तो ये सबसे अहम नुकता है। बाकी यहाँ तक जो बयानात हैं, बच्चे साहब बयान दे रही हैं, नवाज शरीफ साहब बयान दे रहे हैं, जो बाकी फवाद चौधरी साहब बयान दे रहे हैं, जी। वो उसके ऊपर जब भी अगर किसी को अमल करना है तो वो जाहिर है अदालतें मौजूद है, वो एक बड़ा सिलसिला। फवाद चौधरी ने तो ये भी कह दिया जी कि जजेस के फैसलों पर उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा जा सकता, इनको ये भी नहीं पता। खबर इस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ी अहम खबर हमारे सामने है, आपके साथ शेयर कर लेते हैं जी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात कराने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल किया जाएगा। जराए बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, और अभी खावर घुमन साहब भी यही बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन तैयार है। तो मजीद तफसीलात हमें दे रहे हैं जाहिद मशवानी, बताइएगा इससे मुतालिक जी। आज इलेक्शन कमीशन में इस पर मुशावरत हुई और लॉ की विंग के जो हुकाम है उन्होंने कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बारे में आगाह किया, और जो मुमकिना इलेक्शन कमीशन की तैयारियां थी उस हवाले से भी कमीशन को बताया गया, जिसके बाद जराए के मुताबिक ये बात सामने आई है कि 14 मई को जो इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उस फैसले पर मिनोअन अमल दरामद किया जाएगा। निगरान हुकूमत जो पंजाब की है उस हुकूमत से राब्ते करने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी, इंतजामी मामलात और दीगर जो उमूर हैं निगरान हुकूमत के साथ उस पर मुशावरत की जाएगी। वजारत खजाना और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनसे राब्ते किए जाएंगे ताकि फंड, सिक्योरिटी और दीगर मसाइल जो रुकावट बने हुए हैं उनको हल किया जा सके, और पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मिनोअन जो फैसला है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। जी शुक्रिया आपका जाहिद मशवानी, आपने हमें तफसीलात दी। तो चलें जी, अब ये राबते होंगे तो उन राबतों के नतीजे में क्या होगा, फिर जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन वो रिपोर्ट देगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा तो फिर सब देखेंगे। 11 को मालूम हो जाएगा जी कि पैसे मिले कि नहीं मिले और जो दीगर सर्विसेज जो चाहिए थी वो मिली कि नहीं। अब जी जनाब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल में अपनी क्या स्ट्रेटजी आगे लेकर चल रही है। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान, वो इंटरव्यू उन्होंने दिया है GW उर्दू को, कहते हैं जी मार्शल लॉ की धमकियां गैर आईनी है, अब मार्शल लॉ के दिन चले गए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तस्लीम नहीं करते तो इसका मतलब है कानून खत्म हो गया। इमरान खान ने मजीद कहा कि सियासी जमातें दरमियानी रास्ता ढूंढती हैं, इलेक्शन के जरिए सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत संभल नहीं सकेगी।
के दिन चले गए हैं पाकिस्तान। मार्शल लॉ पाकिस्तान को बिल्कुल ही उस तरफ ले जाएगा। आगे हमारे हालात हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं फॉलो करते, उसके बाद तो पाकिस्तान के अंदर कानून खत्म हो गया। ये गवर्नमेंट कोalition मुझे बता दे कि इनके पास रोड मैप अब क्या, जो हर रोज हम दलदल में फंस रहे हैं, इसमें से कैसे निकालेंगे। मैंने तो इनको कहा कि अगर आप मुझे रोड मैप दे दें, हम इंतजार करेंगे अगले इलेक्शन। और अगर ये वजह देनी है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के पैसे आज नहीं है, तो मुझे ये बता दें कि इकोनॉमी तो सिंक कर रही है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आएंगे। जंगों के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई। तो सवाल तो ये है कि कौन जिम्मेदार है। पाकिस्तान के अंदर सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी बड़े फैसले करने पड़ेंगे इसको अब ठीक करने के लिए। लेकिन बड़े फैसले करने के लिए एक बड़ा मैंडेट चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी हमेशा पॉलिटिकल सेटलमेंट्स ढूंढती है। हमारे पास कोई बंदूकें तो नहीं है, हमें सेटलमेंट ढूंढनी है। एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस चाहिए, क्योंकि अगर आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, पावर पब्लिक मैंडेट से, जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है और वो अथॉरिटी कहीं और है, तो कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं करता। ऑलराइट जी, ब्रेक लेते हैं। अब ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, खबर यहाँ पर यह है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब के आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया, जो कि सूबाई असम्बली के लिए है, और अपीलें जमा कराने के लिए 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। और जाहिद मिशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, वो मजीद बताएंगे। जी जाहिद, बताइएगा क्या तमाम तर डिटेल आई है सामने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में और एन उस फैसले के मुताबिक 14 मई को इंतखाबात, पंजाब में आम इंतखाबात का फैसला किया गया था, और उस पर आज बाकायदा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी से मुतालिक रिटर्निंग अफसरान के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल मुकर्रर की गई है। 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसले किए जाएंगे, और उम्मीदवारों की जो नई नजरसानी शुदा फहरिस्त है वो 18 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। और शेड्यूल में बताया गया कि कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी, और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलॉट कर दिए जाएंगे, और इंतखाबात 14 मई को आम इंतखाबात पंजाब में कराए जाएंगे। जी चलें जी, जाहिद बहुत शुक्रिया हमें डिटेल आगाह करने के लिए। अच्छा जी, अब एक बड़ी अच्छी खबर है और बहुत अच्छा हुआ जिनके साथ ऐसा होगा, अब ये है, और हम चाहते हैं कि हर जगह हो जी। अब अगर आपने गंदगी फैलाई, कचरा फेंका, तो आपकी जेब पर ये भारी पड़ेगा और जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन ये कराची में नहीं होगा, ये पंजाब में होगा। सबसे ज्यादा कचरा कहाँ है? सबको पता है। अच्छा जी, ठीक है। महकमा बल्दियात पंजाब ने सूबे में सफाई यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम उठा लिया है जनाब। और घर हो, दुकान हो, गली हो, मोहल्ला हो, उसके बाद अगर आपने कचरा फेंका है तो 1000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। सोचिए आज के इस महंगाई के दौर में आपकी जेब से 1000 रुपए चले जाए, इससे बेहतर आप गंदगी ना फेंकें। 3 माह में 2 मरतबा कचरा फेंकने, गंदगी फैलाने वालों पर यह जुर्माना आयद किया जाए। अच्छा, ये तो रोजाना की बुनियाद पर बहरहाल होना चाहिए, लेकिन अब ये अच्छी बात है कि वहाँ पर होते हैं आज के जमाने में। अशफाक, बिल्कुल आजकल के जमाने में, लेकिन आपके लिए कमाने मुश्किल होते हैं, लेकिन खर्च करने के लिए जाएं ऐसे खर्च करें कचरे पे, वो भी जुर्माना। ये बात है। लेकिन तो हमारे साथ इसी वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं निगरान वजीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद साहब। अब बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये तरीकेकार क्या होगा, मतलब कैसे पता चलाएंगे कि जी कचरा फलाने ने फेंका है, इस तरीके से इसको पकड़ा जाएगा, कैसे ढूंढेंगे? और जाहिर है कि ये दूसरे सूबों को भी कोई मशवरा देंगे इस नौयत के इक़दाम करने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे जी। देखिए, लोकल गवर्नमेंट के अंदर तकरीबन 229 मुकामी हुकूमतें आती हैं, और इनको जो हेड करते हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स करते हैं। और हमने जितने कमिश्नर्स हैं पंजाब में, जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन सबको हमने हिदायत दे दी है कि आपको जहां भी इस तरह की वायलेशन नजर आए तो उसको थ्रू योर इंस्पेक्टर्स एंड थ्रू योर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स इसको जो है ना आप चलान इशू करें। और सिर्फ ये चलान तक नहीं रहेगा, जब अगर आप ये 3 बार करते हुए पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू अ पॉसिबल अरेस्ट। तो पता चले इब्राहिम साहब ऐसा हो कि सीसीटीवी फुटेज चलना शुरू हो जाए ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे, जी फला शख्स कचरा फेंक के चला गया, मिले कोई नहीं, जैसे मुजरिमों के साथ होता है। पकड़ेंगे कैसे? जी देखिए, हम जी इसमें एक तो ऑब्वियसली ये इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं, और फिर उसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी चाहिए होगा। और अगर कोई अपने घर के बाहर या मोहल्ले में या दुकान के बाहर उसकी आदत ऐसी है, हम अगर देखें तो पूरी दुनिया के अंदर कौमें हैं, जैपनीज है, अमेरिकन है, बाकी सबकी हम मिसालें देते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ये जो इस्लाम के नाम पे बनाया गया,
और इस्लाम के अंदर सफाई निस्फ़ ईमान है। लेकिन अगर आप देखें, हमारी गलियां देखें, मोहल्ले देखें, सड़कें देखें, खाली प्लॉट देखें, तो उधर हर जगह आप कूड़ा देखेंगे और पौष से इलाकों में भी। तो हमने फिर ये सोचा कि अवेयरनेस ड्राइव के साथ ये भी जरूरी है कि कुछ जो है सजा जजा का भी कॉन्सेप्ट। अच्छा नहीं, लेकिन सजा जजा का कॉन्सेप्ट हम बेसिकली जानना ये चाह रहे हैं कि अगर लाहौर की हद तक होता तो चलो हम कह लेते कि शायद कहीं सेफ सिटी कैमरास काम कर रहे हों तो वहां से निशानदेही हो सके, वरना तो ये हुआ कि अगर फर्ज करें मेरी सदफ से नहीं बनती तो मैंने कह दिया मैंने सदफ को कचरा देखते हुए फेंका था और मैं जाके गवाही देने को तैयार हूं। आप सबसे पहले मिसाल के तौर इरादे चेक करें, तो ये ऐसा भी तो होता है। अशफाक साहब इंशाल्लाह आपको आप ही को फाइन करेंगे। इब्राहिम साहब ने मेरी साइड ले ली, बस उसके लिए आपको कराची आना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर कचरा देख के फाइन भूल जाएंगे। अच्छा नहीं, देखें इसमें इंशाल्लाह ऐसा मैकेनिज्म होगा कि देखें हुकूमत ने उसका काम ये है कि इंसाफ करे और वो फैक्ट्स पे चलती है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे चलती है, वो पिक्टोरियल एविडेंस पे चलती है, वो बगैर सबूत के आपको पता है कि कुछ नहीं हो सकता। तो इसको बेसिकली तो ये एज अ डिटरेंट हम यूज करना चाह रहे हैं कि लोग जो है कूड़ा फेंकने से हर जगह से इसमें जो है वो ना करें और इसमें जरा से बेसिकली। अच्छा एक और चीज मुझे बताएं, और जो डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं उधर से ग्लिटरिंग करें, वहीं पे। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था कि बेसिकली आप तो पंजाब की तो हम मिसाल देते हैं किस एतबार से, गालिबन आपसे हमारी पहले भी बात हुई थी, या जिस तरह से बिजली पैदा करने के लिए या कचरे को रिसाइकिल करने के लिए बैनुल-अक़वामी कंपनीज को भी आप बुलाते हैं कि उससे बिजली भी पैदा हो सकती है, ये कुछ हो सकता है। कराची में तो इस बारे में सोचा ही नहीं गया ना अब तक कि क्या होना चाहिए, तो उसके बावजूद आपको शिकायत है वहां के लोगों से कि लोग सही जगह पे कचरा नहीं फेंक रहे। जी देखिए, हमने अभी पूरे पंजाब में सफाई निस्फ़ माह मुहिम चलाई थी, जिसका मकसद ये था कि हम सिटीजन्स को इस पे साथ मिलाएं, शहरियों को साथ मिलाएं और वो हमारे साथ मिल के शहरों की, गलियों की, मोहल्लों की, गाँव की, कस्बों की, ग्रेवयार्ड्स की, कब्रिस्तानों की, खाली प्लॉट्स की सफाई करें। और इसी के साथ साथ आगे हमने अब ये देखा कि इसको भी जो है वो करना जरूरी है, और इसका जो मेन मकसद है वो ये कि हम जो है जो सफाई के स्टैंडर्ड देखते हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। अगर आप लंदन चले जाएं, आप किसी और शहर दुबई चले जाएं, तो आप देखते हैं कि उधर एक बहुत ही आला आपको सतह की, आपको लेवल की आपको सफाई मिलती है। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि पंजाब को एक मॉडल प्रोविंस बनाएं, जिधर आप जिधर भी जाएं आपको एक इंटरनेशनल लेवल की क्लीननेस मिले। अच्छा ये बताएं, 3 माह में जो 2 मरतबा गंदगी फेंकेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ऐसे क्या सफाई को मौसर बनाया जा सकता है? जी देखें, जब आपको पता हो कि आपको फर्ज करें कूड़ा अगर आप डेजिग्नेटेड स्पॉट पे नहीं फेंके, उधर आपको फेंकने पे कोई पेनल्टी है, तो तभी लोग इससे रुकेंगे। ये हमने देखा है, हमने तो अवेयरनेस ड्राइव्स भी की हैं, 17,000 अवेयरनेस ड्राइव्स थी, 2,000 मसाजिद में हमने खुतबा करवाया, और इसके साथ साथ हमने हुकूमत की भी मशीनरी सारी यूज करके एक बड़ी रिकॉर्ड किस्म की क्लीननेस ड्राइव की। लेकिन अब हम इसको एक फेज 2 पे लेके जा रहे हैं, और हमारा मकसद ये कि शहरी हमारे साथ मिले और हम और उसके लिए आप लोग मौला बख्श का इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो आई एम हैप्पी विद दैट कि अच्छा है कि चलो किसी भी तरह का जुर्माना उन्हें पड़े तो उन्हें थोड़ा सा होश के ना होने। जबरदस्त इब्राहिम साहब, और ये मॉडल ऐसा कामयाब हो कि दूसरे सूबे भी फॉलो करें, और थैंक यू सो मच जनाब। लेकिन इसके लिए कराची वालों की हद तक मैं बात करूं, जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ लोगों को फाइन किया जाए, बल्कि पहले सफाई करने वाले तो आए, कचरा उठाने के लिए तो आए ना, जो इंतजामिया है वो तो कुछ करे। बिल्कुल सर, ब्रेक लेते हैं जी जनाब। अब है मसला लोड शेडिंग। लोग बहुत परेशान हैं। पहले ही कहा जा रहा था कि गैस दस्तयाब होगी सैर अफ्तार के टाइम में, लेकिन सदफ ने जितनी शिकायतें की हैं और जाती एक्सपीरियंसेस बयान किए हैं कि चूल्हा खोलती थी तो उसमें से गैस नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे घर में गैस नहीं जा रही। अभी भी आ रही है? नहीं जा रही। ओह ये बहुत मिस्टेक हो गई, खामोशी से बता रही। तो खैर सदफ का मसला हल हो गया, लेकिन बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं, बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं, अवाम हमारे ऐसे हैं कि जिनके मसाइल अभी हल नहीं हुए, क्योंकि एक जगह से सेटल करके दूसरी जगह। सदफ उन्होंने सुन लिया होगा कि आपके यहाँ मसला है, तो उन्होंने आपके इलाके में गैस दे दी। अब ज्यादा ना बोलें, पता चले आज से, हाँ पता चले वो आज ही से गैस बंद कर दें, फिर मैं कल जरूर बताऊँ। खैर जी, बहुत सारे जो शहर हमारे वहाँ पे मसाइल जो हैं, और खासतौर पर हम देखते हैं ये हिदायत आती है हर हुकूमत की जानिब से, जी जो सहर अफ्तार के औकात है उनमें ना लोड शेडिंग की जाए बिजली की और ना ही गैस की, लेकिन ये सिलसिला जारी है। अवाम के मसाइल में इजाफा जारी है, अवाम महंगाई की चक्की में भी पिस रहे हैं, और गैस ना होने से भी वो इस वक्त परेशानी का शिकार है। हमारे नुमाइंदगान साथ मौजूद हैं जी। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब।
लाहौर से हमारे साथ मजहर इकबाल हैं, वो दोनों हमें सूरत हाल बताएंगे। तो सबसे पहले जी लाहौर का रुख कर लेते हैं, तो मजहर से जान लेते हैं। मजहर, क्योंकि यहाँ जल्दी इफ्तार हो जाता है तो इसलिए मैंने सोचा आपसे जल्दी जल्दी पूछ लूं, क्या सिलसिला है जी, गैस लोड शेडिंग का कुछ बेहतरी हुई कि नहीं हुई? देखें, लाहौर समेत पंजाब के तमाम बड़े और छोटे शहरों में बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां सहरी और अफ्तारी के वक्त लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने रमज़ान से कबल एक शेड्यूल जारी किया था कि सुबह 2:30 से 6 बजे तक और शाम को 4 से 9 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। और लाहौर के भी बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां पर इन मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर इन औकात में गैस का जो प्रेशर है वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है और बाज़ इलाकों में गैस नहीं आ रही, जिससे रोज़ादारों को रोज़ा रखने और खोलने में दुश्वारियों का सामना है। अच्छा, फिर जो कमर्शियल एरियाज हैं समोसे जी कुछ इलाके हैं ऐसे, बाज़ इलाके फिर सर लोग सिलेंडर, और मैं इस वक्त गड़ी शाहू में मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे ये देखें, ये इस वक्त समोसे बन रहे हैं। मेरा कैमरा मैन अगर आप दिखाए, ये देखें, ये साथ सिलेंडर लगाया हुआ उन्होंने, ये देखें, ये अब सिलेंडर से, ये गड़ी शाहू का इलाका है, ये मशहूर समोसे यहाँ के इस चौक से, तो ये लोग फिर सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ओगरा ने पिछले दिनों गैस की कीमत में 50 रुपए फी किलो कमी की थी, यानी कि इसकी कीमत 229 रुपए मुकर्रर की है, लेकिन आज भी 275-279 रुपए में गैस LPG फरोख्त हो रही है। किसी भी जगह LPG के निर्ख कम नहीं हुए। अवाम की मुश्किलात में बदस्तूर इजाफा है गैस। अच्छा, फिर मेरी प्राइस मेरी सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के हुकाम से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि बाज़ इलाकों में बारिश हुई है जिसके बायस पानी पाइपों में दाखिल हुआ है, उस वजह से इन इलाकों में गैस का मसला है। उन्होंने लोड शेडिंग से कतन जो है उसकी जिम्मेदारी नहीं ली और उससे इनकार किया है कि हमारी तरफ से गैस बिल्कुल ठीक है। लेकिन सूरत हाल ये है कि प्रेशर कम है बाज़ जगहों पे, जहाँ पर प्रेशर है वो चंद एक इलाके अच्छे हैं, पोश एरियाज़ के इलाके हैं, वरना गरीब का जो इलाका है वहाँ पर तो गैस जो है वहाँ पर उनको दुश्वारी का सामना है और लोगों को रोज़ा रखने और खोलने में जी मुश्किल है। अच्छा, अंजुम अब्दुल वहाब बताइएगा जी, कराची में क्या सूरत हाल है, गैस आ रही है नहीं? जी बिल्कुल, सूरत हाल तो वही है। सबसे पहले तो सदर साहबा का मुबारक हो, उनके यहाँ गैस आ रही है, खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिनके घर में गैस आ रही है। और सूरत हाल ये है कि गैस की वही सूरत हाल है जो यकम रमज़ान को थी और जो उससे पहले थी कि गैस शहर और रफ्तार के टाइम में गायब हो जाती है। और कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें नॉर्थ कराची, डिफेंस क्लिफ्टन में तो सुईगात ने पहले कह दिया था कि पोश इलाके हैं, यहाँ गैस हम फराम नहीं करेंगे, तो वहाँ तो गैस अब होती नहीं है। दूसरे दीगर इलाके देखे जाएँ जो पसमानदा इलाके हैं जिसमें लांडी, कोरंगी, मलीर, सऊदाबाद के इलाके हैं, मारीपुर है, बल्दिया, एहतियात टाउन है, कायमखानी कॉलोनी है, इन इलाकों में तो गैस नापैद हो चुकी है। गुलिस्तान जोर में भी नापैद हो चुकी है। अब LPG के महंगे सिलेंडर खरीद कर इस्तेमाल करते हैं और वो भी 50 रुपये महंगे बेचे जा रहे हैं, जिस तरह के 30 रुपये कमी की गई थी और वो 270-80 रुपये में बिक रहे हैं। आज मुसद्दिक मलिक साहब कराची आए हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुझे कराची भेजा है कि गैस की लोड शेडिंग का जायज़ा लें। तो उन्होंने कहा कि SSGC के MD को उन्होंने हिदायत दी है कि ये गैस की लोड शेडिंग के मसले को हल किया जाए। उन्होंने एक खुशखबरी छोटी थी दोबारा कराची के शहरियों को दी है कि 2-3 दिन बाद गैस की फराहमी का सिलसिला बेहतर हो जाएगा और शहर और रफ्तार के अलावा भी गैस मिलना शुरू हो जाएगी। देखें, ये खुशखबरी है या एक उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन बहरहाल वो MD सदर को हिदायत देगी कि गैस फराहम की जाए, लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। और कराची में तकरीबन 5000 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से गैस लीक होती है। तकरीबन ये 250 MMCFD गैस है, अरबों रुपये की गैस है जो ज़ाया हो रही है। और सुई सदर गैस के MD इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि कम अज़ कम इस सूरत हाल को बेहतर करके जो गैस ज़ाया हो रही है उसको दोबारा पाइपलाइनों में दे के मुरम्मत करके लोगों को फराहम की जाए। तो अल्लाह रहम करे जी। और बाकी काफी लोगों ने वो कंप्रेसर वगैरह भी लगाए रहते हैं, वो भी नुकसानदेह होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मजहर जो है ना, जाते हुए गड़ी शाहू के समोसे लेते हुए जाएंगे, वो इसीलिए वहां पर खड़े थे, ऐसे ही तो नहीं रोजे का इम्तिहान उनका हो रहा था। बहुत शुक्रिया मजहर इकबाल और अंजुम अब्दुल हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से बहुत से इलाके मुतासर हैं जहाँ पर, जिनमें नाजमाबाद है, इवन डिफेंस के कई इलाकों में नहीं आ रही। बल्दिया टाउन का इलाका है जहाँ पर गैस ना होने की शिकायत अभी मौसूल हुई है।
तो बात और ये है कि वो शिकायत नहीं है कि 2 घंटे को नहीं आ रही या 3 घंटे को, यहाँ पे आ ही नहीं रही है गैस, तो लोगों के सोचे कितनी मुश्किल हो रही होगी। अच्छा जी, पेशावर में भी ये जो हुकूमती दावे हैं, कराची में तो मुसद्दिक मलिक को भेज दिया हुकूमत ने कि जाएं जी पता लगाएं कहाँ कहाँ पे गैस का मसला हो रहा है, लेकिन पेशावर में जी ये दावे धरे के धरे हैं कि सहरो इफ्तार में जी गैस लोडशेडिंग नहीं होनी चाहिए और यहाँ भी कोई कमी नहीं आ सकी। मजीद बता रहे हैं हमें पेशावर से उस्मान अली। बताइए उस्मान। जी बिल्कुल, पेशावर में भी रमज़ान मुबारक के इस महीने में भी सहरी और अफ्तार के वक्त जो है गैस गायब रहती है। कम प्रेशर की वजह से शहरी जो है वो इंतहाई परेशान है। शहरियों का कहना है कि पेशावर के जो मेन सिटी के इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा मसला है, जो आसिया गेट है, रामदास, वो इलाके जो है वहाँ ज़्यादा मसला है और लोग जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि सहरी और अफ्तार के वक्त जो है गैस गायब रहती है, जिसकी वजह से सहरी और अफ्तार के वक्त जो है लोगों को भी मुश्किलात का सामना होता है। लोग जो है वो फिर जाकर तंदूर के जो है वहाँ से रोटी उसको लाना पड़ती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने तो दावे किए थे कि गैस मुयस्सर होगा, लेकिन गैस जो है उस वक्त भी कम प्रेशर की वजह से जो है गैस गायब रहती है। हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं जो है सहरी और अफ्तार के वक्त गैस मुयस्सर हो। जी ठीक है जी, आपने देख लिया कि भाई गैस की अदम फरहमी की वजह से लोग हर जगह ही परेशान हैं और फिर ज़ाहिर सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसमें फिर सिलेंडर भरवाना, अरेंज करना, फिर खतरे का शिकार भी लोग रहते हैं, परेशानी का शिकार भी रहते हैं कि कहीं कोई लीकेज की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए, खुदा न ख्वास्ता। तो बड़ा मोहतात रह के आगे बढ़ने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आओ। जी जनाब, एक बार फिर से शाम रमजान में आपका खैर मकदम है। वक्त है पाकिस्तान का मयारी 5:05 और हम हैं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। तो जनाब 5 तो बज गए हैं, 5 बजते ही हमें याद आने लगती हैं खाने पीने की चीजें रोजा इफ्तार करने के लिए। वैसे इस वक्त जो है ना टाइम तो 5 बजे का होता है, लेकिन एट टाइम 6 बजे तक आपके 12 बजना शुरू हो जाता है। 6 बजे के बाद जो हालत हो जाती है ना, और यकीनन जाहिर है और हम आपके लिए इस सेगमेंट में खास तौर पे इस घंटे में कुछ रेसिपीज भी लेकर आते हैं, खाने पीने की बहुत सारी बातें होती हैं, तो अल्टीमेटली भूख लग जानी होती है जी। लेकिन अशफा अब तो हाल ये है कि खाने पीने की बात करते साथ ही आपको महंगाई जो है ना एकदम से हथौड़े मारती है, आपके दिमाग में फ्लैश आता है जो भी चीज खरीदेंगे कितनी महंगाई हो गई जी। और चाहे वो खास तौर पे इस वक्त जो आप देख रहे हैं ना कि जो खाने बन रहे हैं खासतौर पे इफ्तार में जो एहतमाम होता है उसमें मीठा भी खाना है, यानी कि शरबत में आपने मीठास भी डालनी है, चाट भी आपने बनानी है, तो पकौड़े भी बनाने, तो ये आप पे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। हाँ। इस वजह से काफी ज्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप पकौड़े तकरीबन लाजमी बन रहे होते हैं। जितना मर्जी लोग कहेंगे जी हफ्ते में एक दफा कर लेंगे, लेकिन वो रोज का ही उनका हिसाब होता है कि बेसन, फिर शरबत बनता है, शरबत भी बनता है भाई। वो जाहिर है कि और शरबत बनता है और उसके अंदर फिर इजाफी एक तो शरबत होता है, लेकिन शरबत चूंकि वैसे महंगा पड़ता है तो उसके अंदर चीनी की आमेजिश करके थोड़ा सा मिक्स करके मीठा है मगर चीनी डालनी है। क्यों डालनी है भाई? व्हाइट पॉइजन है, ना डालें, कम डालें, हिसाब की डालें, तो क्या करे बंदा। तो बहरहाल ओवरऑल हम देख लेते हैं कि महंगाई जो है वो उसने बुरी तरह सबको मुतासिर किया है। अगर सिर्फ रेट्स की बात करें तो ये जो चीनी है, वैसे आई पर्सनली डोंट लाइक शुगर, लेकिन वो भी अभी महंगी हो गई है। तकरीबन चीनी 15 से 20 रुपए फी किलो तक और 120 रुपए फी किलो से जायद में ये मार्केट में दस्तयाब है। अच्छा, हमारे यहाँ पता चक्कर क्या है? हम हाँ जी, अब आप देख लें कि हमारे यहाँ बाज लोग ये होता है कि अफ्तार के बाद उनके लिए लाजमी होता है कि वो शरबत तो वैसे तो पीते हैं, लेकिन उसके बाद चाय पीनी होती है, और चाय में आपको बताया कि चाय में भी चीनी डलती है, तो ये एक मसला है। अच्छा, रोजा रख के आपका शुगर लेवल थोड़ा डाउन भी हो जाता है जी, इसलिए भी थोड़ा आपको एनर्जेटिक चीजों की जरूरत होती है। तो जनाब ये शहरियों का कहना है कि महंगाई ने हमें कहीं का ना छोड़ा और रमजान मुबारक में जो जी एक मिठास होती है मुंह की वो भी छीन ली हुकूमत। हम हुकूमत को यही इल्तिजा देंगे कि मेहरबानी करके चीनी के रेट्स कम करे। चीनी महंगी हो गई, शरबत महंगा हो गया, कहाँ जाएं हम, किसके पास जाएं? पहले 90-80 रुपए थी, अभी रमजान शरीफ जैसे आया है 120 रुपए हो गई है। गरीबों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी जो है ना रोड के ऊपर भीख मांग रहे कर रहे हैं, वो भीख भी नहीं मिल रही। देखें 2-4 दिन पहले मुल्क के अंदर जो है चीनी 90 रुपए किलो मिल रही थी, लेकिन आज का जो रेट है वो 120-25 रुपए पे चला गया है। चीनी की कीमत आप देख लें कि रमजान से पहले जो है वो 90 रुपए थी, अब 120 से 130 रुपए किलो बिक रही है, तो इसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सर महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है,
चीनी पहले 80 रुपए किलो थी, अब 120 रुपए किलो है। आप सब्जी को देख लें कहाँ रेट पहुंचे हुए हैं। चीनी की पोजीशन ये है कि गाहक आधा किलो 50 रुपए की 60 रुपए की चीनी लेने के में मजबूर हुआ पड़ा है और चीनी इस टाइम मार्केट में है भी नहीं। तो ये देख लें कि ये अलमिया है कि ओवरऑल हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। सिर्फ मतलब आप खजूर की मिसाल ले लें, आप चाट की मिसाल ले लें, आप चनों की कीमत की बात कर लें, आप बेसन की मिसाल ले लें, हर चीज़, तेल की मिसाल ले लें जिसमें पकौड़े तले जाते हैं। गर्ज ये कि हर चीज़ जो है, गरम मसाला ले लें, सौंफ ले लें, इलायची ले लें, हर चीज़ महंगी है। तो जी आप मुल्तान में ज़रा सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ पर चीनी और बाकी जो अशिया खुरनोश है उनके क्या दाम चल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राना फारूक साथ हैं, तो बताइएगा यहाँ पर चीनी किन दामों फरोख्त हो रही है और शहरी मुतमईन है या शहरी गुस्सा है, क्या कहते हैं शहरी? अच्छा जी, लगता है ऐसे है कि जैसे चीनी की जो कीमत है उसको किसी आम जंगी जहाज के नहीं बल्कि जो F-16 जंगी जहाज है उसके पर लग गए हैं और वो रातों रात जो कि 90 रुपए किलो में चीनी फरोख्त हो रही थी उसकी कीमत 120 और 130 रुपए तक पहुंच गई है। मुल्तान शहर में जिस तरफ भी जाएं वहाँ से चीनी गायब हो चुकी है। खासतौर पर जो गली महल्ले की परचून की दुकानें हैं वहाँ पर चीनी का नामो निशान तक नहीं है और जो बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर चीनी 120-130 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, जिससे जो आम आदमी है जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, गुर्बत के बाईस बेबस है, मजबूर है, लाचार है, जो कि महंगाई का मुकाबला करते करते थक चुका है, उसकी जो है जो कुव्वत खरीद है वो जवाब दे चुकी है। पहले बताया जाता है कि जो लोग 1 किलो चीनी खरीदते थे अब वो 1 पाव खरीदने लगे हैं। मतलब कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इस वक्त हमारी कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, हमारी जो इस्तात है वो जवाब दे चुकी है। हुकूमत ने जो हालात बना दिए हैं इन हालात में एक आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। सिर्फ चीनी नहीं बल्कि जो दीगर अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। आप सिर्फ आटे को ले लें, आटा नायाब है मार्केट में। आटे की मतलब कि आटा आम दुकानों पर, परचून की दुकानों पर 150-160 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मतलब कि कोई चीज़, फल फ्रूट ले लें आप, जो दीगर अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें ले लें, सब्जियों की कीमतें, आम सब्जी जो है टिंडे, कद्दू, लहसन, अदरक, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मतलब कि एक आम आदमी सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि सफ़ेद पोश आदमी जाए तो जाए कहाँ। लोगों की चीखें निकली हुई हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके ऊपर ज़िंदगी का जो दायरा वो तंग कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे बल्कि ज़बरदस्त अंदाज में राना साहब आपने एक्सप्लेन किया, एलेबरेट किया कि किस तरह से लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप ये देख लीजिए कि हर चीज़, आटा अभी इस दफ़ा तो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बड़ी अच्छी फसल हुई है, बारिशें वगैरह हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्हें और जो क्वालिटी दी जा रही है ना आटा जो, लेकिन रेट्स नीचे नहीं आ रहे किसी भी चीज़ के। सब्जियों के देख लें, अभी अदरक के रेट क्या हैं, तकरीबन 600-700 रुपए। आप लीमों की प्राइसेस देख लें कि क्या है, बाकी सब्जियां भी महंगी हैं। अच्छा, टोबा टेक सिंह में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है और वहाँ पर हर चीज़ जो है यानी कि खाने पीने की जो अशिया है वो आसमान से बातें कर रही है। तो इस पर रिपोर्ट करें असदुर रहमान। माह रमज़ान में हर गुजरते दिन के साथ टोबा टेक्सिंग में फल, सब्जियों, गोश्त समेत तमाम अशिया खुरनोश के नरखों में होशरुबा इजाफे ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। बेलगाम महंगाई ने रोजादारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बाजार में चले जाएं, जाके चीजों के रेट पता करें। आप अगर एप्पल का, सेब का रेट चेक करें तो 450 रुपए किलो सेब है। अगर आप केले का रेट चेक करें तो तकरीबन 350 रुपए दर्जन है। बाजारों में भिंडी तोरी 280 रुपए, टमाटर 120, प्याज 140, करेला 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह केला 350 रुपए दर्जन, सेब 430 और खरबूजा 200 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है मंडी में कीमत ज्यादा होने की वजह से फल और सब्जियां महंगी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। माल मंडी जो बहुत महंगा आता वा, ऐसे रेट घट होंदे आ, सारियां दुकानदारियां खराब करते हैं, गाहक लड़ते हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ असदुर रहमान, ARY न्यूज, टोबा टेक सिंह। अच्छा जी, टोबा टेक सिंह में तो हमने सूरत हाल ये देखी है जनाब, और क्या ही खूबसूरत नाम है टोबा टेक सिंह। और इसके हवाले से मैं थोड़ी सी रिसर्च भी कर रही थी तो बताया गया जी ये सिख शख्सियत हैं, टेक सिंह उनके नाम पर बना। और टोबा एक ऐसा जौहर था जहां वो अपना बैठ जाते थे और जहां ट्रैवलर जो गुजरते थे उनको पानी और शेल्टर फराहम करते थे। तो इस वजह से इस इलाके का नाम जी टोबा टेक सिंह हो गया। अच्छा जी, अब जरा मैं तस्करा करूं कि वैसे हुकूमत की बात करें तो यहाँ पर सिंध में हमें देखने में मिल रहा है कि आवाम को रिलीफ देने में हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है, लेकिन मुखैर हजरात की जानिब से कम आमदनी और सफ़ेद पोश लोगों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, औरंगी टाउन एक ऐसा ही इलाका है जहाँ पर
एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में कसाब ने शहरियों को रिलीफ देने के लिए गाय का गोश्त 400 रुपए फी किलो फरोख्त करना शुरू कर दिया। वैसे 800 से 900 से 1000 के दरमियान है, डिपेंडिंग कि आप कौन सा बोनलेस ले रहे हैं या हड्डी वाला ले रहे हैं। तो अफजल परवेज इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो बढ़ती महंगाई में शहरियों का जीना हराम कर दिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से बचत बाजार तो लगाए गए, लेकिन कम आमदनी और सफेद पोश लोगों को रिलीफ फराहम करने में कमिश्नर कराची मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए हैं। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन में। एक ताजिर ने सस्ता गोश्त बेचने की जो है कोशिश की है। इस वक्त बछिया का ताज़ा गोश्त कम आमदनी और सफेद पोश लोगों को 400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अख्ताबाद से आया हूँ। कितनी दूर से? जी, तो वहाँ क्या हिसाब है? वहाँ तो 1000 रुपया है। 1000 रुपए? और यहाँ जो है ये 400 रुपया दे रहे हैं, 350 रुपये दे रहे हैं। हड्डी वाला 400 रुपए किलो, बगैर हड्डी का 600 रुपए। अच्छा, बगैर हड्डी का 600 रुपए किलो, हड्डी वाला 400 रुपए। बहुत ही सस्ता है, कम से कम और दुकान से तो बेहतर है। हुकूमत तो आवाम को मारने पे लगा हुआ है। हर चीज में इतनी महंगाई है कि जितनी तनख्वाह नहीं है उतनी महंगाई बढ़ गई है। शहरी कहते हैं कि सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि फौरी तौर पर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि म्यारी और सस्ती अशिया उनकी दस्तक से दूर ना हो। जी चलें जी, अफजल ने हमें जबरदस्त सूरत हाल बताई है। और अब हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जी, उससे मैं और अशफाक तो बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं और आप लोग भी बड़ा मुतासर होते होंगे। वो है जी रॉन्ग पोस्चर, यानी कि आप उठते बैठते कैसे हैं। खासतौर पे अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जो घंटों पर मुहित है, 9 से 5 की जॉब कर रहे हैं, तो आप सारा दिन अगर बैठे हैं तो आप किस पोस्चर में बैठे हैं, ये बड़ा जरूरी है। उठना, बैठना, लेटना, फिर उसके बाद टीवी देखते हुए किस तरह से बैठना, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाती है। अक्सर लोग होते हैं, आप देखते हैं कि या तो उनके ड्रूपी शोल्डर्स होते हैं या थोड़ा सा हंच हो जाता है, तो लोग उनका जो है ना एक पर्सनालिटी में वो एक डिसफिगर्ड का सॉर्ट ऑफ और दूसरा फिर मोबाइल फोन जब इस्तेमाल करते हो आप यूं करके देख रहे होते हैं तो उससे भी आपकी बड़े मसाइल पैदा होते हैं, में स्ट्रेन आ जाते हैं, बड़े मसले होते हैं जी। तो ऐसे ही हवाले से हम आज सूरत हाल बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छी सेहत के साथ खाने पीने के अच्छा ख्याल रखने के साथ साथ ठीक से नींद लेना, चहलकदमी करना, इसी तरीके से अपनी पोस्चरिंग अच्छी रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तवाज़ुन रहे, थोड़ी सी एहतियात करें और इससे ज़ाहिर है आपका जिस्म भी मुतासिर नहीं होगा। इसी पर बात करने के लिए जी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नदीम आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। और वैसे तो आप बाखबर सवेरा का हिस्सा बनते रहते हैं, लेकिन माह रमजान कैसे गुजरा आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, सही गुजरा है। अच्छा, ये देखें एक बहुत बड़ी चीज है। वैसे तो हम बात करते हैं आपसे कि जी फलानी जगह हो जाए कुछ मसला तो ये, लेकिन असल सारे खराबियों की जड़ यही होती है कि हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता और ओवर द टाइम फिर वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती बढ़ती खराबी की तरफ जाती रहती है। ऐसा ही है जी, बहुत बिल्कुल सही आपने बात की। लेकिन अपने पोस्चर से पहले मैं थोड़ा सा एक दूसरों के पोस्चर के बारे में भी बताना चाहूँगा। इमरजेंसी के हिसाब से कि हमारे जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में या हमारी जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे पोस्चर की इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती। और मैं उस सेंस से बात कर रहा हूँ कोई इमरजेंसीज मेयर हो जाएं। मैं इसके लिए आपको 2 रेफरेंसेस देना चाह रहा हूँ कि एक तो 2005 के ज़लज़ले में शायद आम लोगों को पता नहीं है कि जितनी मल्टीपल एक्सपायरीज हुई थी वो मिस हैंडलिंग की वजह से हुई थी। दूसरी बल्कि आजकल के लिहाज से एक और बड़ी मिसाल दूँ, खान साहब का पिछले दिनों जब एक एक्सीडेंट हुआ था, गिरे थे वो एक जलसे में, तो जिस पोस्चर में उनको लेके जाया जा रहा था 2013 से पहले क्या बात जी 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 बात इतनी पुरानी बात है, लेकिन उस चीज को मतलब इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं गई कि इतने गलत पोस्चर से उनको उठाया के लेके जाया। रोड एक्सीडेंट का कोई शिकार हो जाए तो उसको किस तरीके से देखिए, उसमें वही बात बता रहा हूँ कि उसमें सबसे पहले जो जब हम कॉन्शियस होते हैं ना तो हमारी बॉडी खुद रिएक्ट कर रही होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। कोई वॉमिट आया तो हमारा ऑटोमेटिकली मुंह ऊपर की तरफ आ जाता है, इसी तरह। लेकिन हम लोग जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या रास्ते चलते हुए किसी को हम देखते हैं एपिलेप्सिक फिट पड़ रहे हैं, मर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो हम लोग अभी तक सिर्फ 2 चीज़ें हमको आती हैं, एक तो जूता सूंघाना, दूसरा मुंह में पानी पिलाना, और दोनों इतनी खतरनाक चीजें। तो इन चीजों के लिए हमें अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि हादसे की सूरत में अगर हेड ट्रॉमा को हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, उसके अंदर भी कैसे संभालते हुए रखना है। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपने बात बोली कि हमारा जो पोस्चर अल्लाह ताला ने बनाया ना, बोली बॉडी की एक मैकेनिक्स है कि एक खास पोस्चर में हमारी जो सांस की नाली है वो खुली भी होती है। जब उसको हम नेक को टिल्ट करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, उठाते वक्त हम तो ख्याल नहीं करते, यहाँ टिल्ट बैकवर्ड टिल्ट हो जाएगी तो वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो सांस की रुकावट एकदम से ब्लॉक हो जाती है, तो वो एक्सपायरी हो जाती है। तो नेक को होल्ड करना आपने देखा होगा, अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं, फिर नेक कॉलर, हार्ड कॉलर पहना दिया जाता है
ताकि नेक स्ट्रेट रहे। अगर खुदा न खास्ता कोई वर्टेब्रल इंजरी है, फ्रैक्चर है, तो वो डिस्प्लेस ना हो जाए। तो फौरन हराम मगज पर असर पड़ेगा। सर एक चीज बताएं, जो अब जिससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती वो है मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन में हम जी सारा वक्त ऐसे 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 घंटों हो जाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी पे क्या असर? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए हमारी एक खोपड़ी का वजन बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही हमारी ये जो नॉर्मल पोस्चर है हमारा जो वो है स्ट्रेटनिंग ऑफ द हेड, यानी हेड जो है नेक के ऊपर है और शोल्डर बैलेंस पे है हिप के ऊपर। हाँ, हड्डी के लिए मतलब पूरा वजन पड़ रहा है ना, तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे से बैंड करते हैं ना, तो अनवांटेड एक अननेसेसरी प्रेशर पूरा नेक के ऊपर आता है। जब नेक के ऊपर प्रेशर आता है तो मसल्स जो है जिन लोगों के वीक होते हैं, सभी के वीक होते हैं नेक के मसल, तो उन पे जब पोस्चर की पोजीशन के बाद स्पाज्म आता है, उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है। जब खिंचाव पैदा होती है, जो हराम मगज से नसें बारीक नसें निकल रही हैं, उन पे प्रेशर आता है, लामाला हमारे शोल्डर्स पे, और बाद लोग समझते हैं हार्ट का पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन महसूस होने लगता है, कई दिन रहता है। वो रहेगा क्योंकि मसल स्पाज्म हो जाता है ना, जब मसल रिएक्ट करते हैं बॉडी के ओवरलोड की वजह से, तो उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है। तो वो खिंचाव जब पैदा हो जाता है, आपसे बात करते हो ना, आप जैसे तशरीफ लाए तो आपको देख के फिर मैं सीधा होके बैठा हूँ, मैं भी सीधी होके हम आपको देख के पहुंचे, हालांकि मैं खुद गलत बैठा हूँ। हाँ, वरना हम यूं होके बैठे होते हैं, यूं बैठे होते हैं, फिर उसके बाद कुछ आइडिया नहीं होता। लेथार्जी हो जाते हैं ना, रमजान है, रोजा है, तो आप थोड़ा सा ऐसे बैठे हैं। ये भी देखिए, इसी में रमजान के हवाले से बताऊँ कि रमजान में भी जाए थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो होता है ना, पूरे दिन आप प्यासे रहते हैं, नमकियात की कमी हो जाती है, और नमकियात आपको पता है सोडियम और पोटाशियम बहुत ही नेसेसरी होती है मसल्स पोजीशन के लिए। तो इस रमज़ान के महीने में खासतौर पर इस टाइम पे 5-6 बजे थोड़े इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त और इम्पोर्टेंस बन जाती है आपके पोस्चर की, कि मसल ऑलरेडी वीक हो गए हैं, डिहाइड्रेशन हुई हुई है थोड़ी इसकी वजह से, तो आप जैसे अगर इनवॉलंटरी मूवमेंट 5 मिनट बैठेंगे ना, तो आपकी बॉडी वैसे तो आप तस्करा कर ही चुके हैं, और सदफ ने भी आपसे पूछा कि मोबाइल फ़ोन लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जाहिर है कि तरावी के बाद लोग आके भी मुसलसल इसी पोजीशन में, एक तो बैठने का पोस्चर ही होता है कि बेड के ऊपर बैठ गए तो बस थोड़ा सा तकिया लगा के, या फिर उसके अंदर भी गर्दन बहुत गलत अंदाज में आपकी रखी होती है, ठीक है। फिर दूसरा ये कि सारा टाइम उसमें गुजर जाता है आपका, तो वो उसके लिए क्या करें? चलें, आराम उस वक्त करने की बहुत नीड होती है, आपको गुनूदगी भी तारी हो रही होती है, लेकिन मोस्टली लोग सहरी तक जागते हैं, सोते नहीं है, तो फिर मोबाइल भी यूज करते हैं, करें क्या? नहीं, देखिए उसमें आपके पोस्चर, आपका कोई भी ऐसा पोस्चर वो नहीं है कि जो आपके नेसेसरी हो। ये लोग हम लोग खुद रिएक्ट करते हैं ना, हम लोग सर्जरीज वाला करते हैं, तो आपने देखा होगा जो सीनियर सर्जन है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं। आपका हर वो काम जो आपके रूटीन में, चाहे वो मोबाइल सुनने का है, चाहे कंप्यूटर पे बैठना हुआ है, आप स्ट्रेटनिंग पे कर सकते हैं। अगर नेक पे भी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये है कि हम पिलो जो है थोड़ा सा पतला रखें, ताकि जो हमारी हेड जो है वो आगे प्रोट्रूड आउट ना हो, हमारी नेक पे प्रेशर ना आए। इसी तरह बैक को हम अगर स्ट्रेट लेते हैं, पहले ज़माने में एक कंसेप्ट होता था, क्योंकि पलंग होते थे, मंझियाँ जिसको कहते थे, उसमें जब लेटते थे तो वो बीच में से दब जाती थी और एक कर्व आ जाता था बैक के ऊपर, इसलिए हमेशा आपने सुना होगा कि हार्ड बेड है, जमीन पे लेटो, ये वो है। अब तो वैसे गद्दे वगैरह इतने अच्छे आ गए हैं, उस पर अगर स्ट्रेट आपने लेटे हुए हैं और थोड़ा सा पिलो रख दिया, आपने नेक के नीचे हल्का से वो रख दिए, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल आप घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग करते वक्त। और ये जो सीजन है खासतौर पे ईद का, अक्सर खवातीन है जो खुद ही कपड़े सीती हैं, तो वो घंटों मशीन, जी हाँ, वो जमीन पे रखी है सिलाई मशीन, हाथ से चला रही है, पैर से भी चला रही है, तो मगर उनका सारा जो पोस्चर है वो अजीब होता है। सबसे बड़ी बात जो है हमारे माशरे में, जब फीमेल्स का एक फैटी बॉडी होती है, मसल पावर होते ही नहीं उनमें। जैसे मैंने पहले भी आपको पता था कि प्रेगनेंसी में कि आपको पता नहीं है कि कौन से टाइमेस्टर में रेस्ट करना है, कौन से टाइमेस्टर में आपको एक्सरसाइजेस करनी है बैक की। तो जब ये बहुत ज्यादा ओबीज हो जाते हैं, तो वही बात है कि मसल्स आपके बैक के वीक हैं और आप 2 घंटे किचन में स्ट्रेट खड़ी हुई हैं। देखिए ना, वॉकिंग इज वेरी नेसेसरी, जितने वॉक करेंगे आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। पोजीशन में ज्यादा देर, एक पोजीशन में बहुत देर तक उसी लेवल के मसल्स होते हैं। आपने नी ज्वाइंट के पेन का बहुत सुना होगा, घुटने में दर्द है, हिप का बहुत कम सुना होगा, इसलिए कुदरती तौर पे नी ज्वाइंट में हमारे 2-3 पट्टे हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं नी ज्वाइंट को। हिप में मसल बल्क है तो हिप में पेन नहीं होता, और वहाँ पर जॉइंट मतलब, लेकिन वहाँ पर भी मसला हो जाए तो वो आपके एसआई जॉइंट और पता नहीं वो देखिए परफॉर्मेंस का मसल, 2 चीजें हैं। एक तो होता है, देखिए दर्द तो हम लोग एक कंसेप्ट में लेके आते हैं, हमारे पास मरीज भी आते हैं ना, तो अगर मैकेनिकल पेन हो ना, उनको बैक एक हो या सर्वाइकल का हो, वो कैल्शियम पे या कोई इस पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं हम लोग कि दवाइयां दे दो बस। तो बीमारियां अलग चीज है और मैकेनिकल डिफॉर्मिटी अलग चीज है। अच्छा। जो बीमारियां हैं, जैसे हमारी गठिया की बीमारी है या सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस वगैरह है,
वो बीमारियां हैं, वो दवाइयां उसके और लिए। ये SI जॉइंट का कोई मसला होता है? SI जॉइंट जो है वो एक हमारी एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं अल्कलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसमें होते हैं मैं गर्दन की जो वर्टिब्रास हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, वो एक तरह से हड्डी बन जाती है। आपने देखा वो गर्दन यूं या यूं भी नहीं होती है इस किस्म की, वो एक बीमारी होती है, वो ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि जिसपे हम खुद कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए भी सपोर्टिव एक्सरसाइजेस बताते रहते हैं, लेकिन उसके लिए इलाज की जरूरत है। अच्छा, क्विकली हम डेली बेसिस पे एक आम जो देख रहा है, जो ऑफिस वर्क करता है, रिमाइंड कैसे कराएं पोस्चरिंग ठीक करने के, अपने आप को कैसे अलर्ट दें? देखिए, जब इंसान, वही बात है, जब इंसान कॉन्शियस होता है ना, हमारी बॉडी खुद रिएक्ट कर रही होती है। आपने खुद देखा होगा जब आप काफी देर पे एक पोजीशन में बैठे होंगे, थोड़ी देर बाद आपको फीलिंग्स होगी कि आप मूवमेंट करें, लेकिन जब हमारी कंसंट्रेशन एक पूरी मोबाइल के ऊपर है या लैपटॉप के ऊपर है तो हमारी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है। हमें तो ये भी बेनिफिट है कि हमें प्रोड्यूसर साहिबान भी बता देते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। दूसरा हम खुद भी देख रहे होते हैं, एक दूसरे को भी याद करवा सकते हैं इंसान, याद है। बस कीप योर कहते हैं कीप योर बैक इन योर स्ट्रेट पोजीशन एंड नेक पोजीशन, बस 2 वर्ड्स याद रखें तो उसमें आपकी पोस्चर हमेशा जो है वो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर, आप तशरीफ लाए और आपने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की। अच्छा जी, अब हम देखें कितनी हमने सेहत आमा से मुतालिक आपको कितनी आगाही दी। अब आज की रेसिपी हम शेयर करने जा रहे हैं। क्या नाम और है? आज की रेसिपी है, कल का नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और आज की क्या है? ब्रेड चाट। ओह, देखें। देखते हैं जी। आज की हमारी रेसिपी है ब्रेड चाट। बेसन आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, खटाई पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, नमक हस्ब जायका, अजवाइन 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी हस्ब जरूरत मिक्स करेंगे। ऑयल शैलो फ्राई के लिए ब्रेड के स्लाइसेस को बेसन में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। स्लाइसेस को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्लेटर में निकाल लेंगे। बॉइल्ड व्हाइट चने आधा कप, प्याज चॉप्ड आधा कप, टमाटर चॉप्ड 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च चॉप्ड 2 टेबलस्पून, खटाई पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, नमक हस्ब जायका, अनार 1/2 कप। अच्छे से मिक्स करेंगे। प्लेटर में फ्राई ब्रेड के स्लाइसेस रखेंगे। स्लाइसेस के ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे। इसके ऊपर चाट की फिलिंग डालेंगे। गार्निश के लिए सेव, चाट मसाला, अनार और हरा धनिया डालेंगे। लीजिए, हो गई हमारी ब्रेड चाट तैयार। अच्छा भाई, क्या बात है, मतलब इस किसी के अंदर बहुत ही वक्त हो ना, मतलब जाहिर है कि दिन नहीं गुजर रहा होता, तो वो ये रेसिपीज लाजमी तौर पर ट्राई करें, क्योंकि इसके अंदर इनोवेशन है ना। मतलब एक चीज बन गई लेकिन आप उस पर मुतमईन नहीं है। अगर दिन नहीं गुजर रहा तो खाना ही बनाना ये अच्छा है ना। अच्छा, ये इफ्तार के लिए ट्राई कीजिएगा आप। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। शाम रमजान में आपको एक बार फिर खुशामदीद। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी टेनिस चाइल्ड स्टार्स जिन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जनाब। 27 साल बाद वर्ल्ड ग्रुप के लिए क्वालिफाई करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान के टेनिस स्टार्स अबू बकर तलहा, हमजा रोमन और टीम के कप्तान हीरा आशिक ने अपना बेहतरीन खेल पेश किया। मलेशिया में होने वाले पाकिस्तानी ITF वर्ल्ड टेनिस जूनियर टीम मुकाबला एशिया ओशियाना फाइनल क्वालिफाइंग के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी है और सेमीफाइनल जीतकर वर्ल्ड ग्रुप के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। जबकि अपने बाकी मैचेस में ईरान, हांगकांग, इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को हराकर इन्होंने अब अपने नाम कर लिया है खेल और तमाम तर जीत। फाइनल मैच में जापान के खिलाफ बहुत कम मार्जिन से इन्हें शिकस्त हुई। अच्छा जी, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान जूनियर टेनिस टीम के कप्तान हीरा आशिक और खिलाड़ी अबू बकर तलहा। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला और माह रमज़ान आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये ज़रा कुछ अपनी हीरा आपसे स्टार्ट करेंगे, कुछ अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइएगा। किन किन टीमों से मुकाबला हुआ, कैसा रहा मुकाबला? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ARY कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया शो के लिए। और सेकेंडली इट वाज टफ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइक हमें वहाँ पे 16 टीम थी
जिसमें से 4 टीम ने क्वालिफाई करना था वर्ल्ड ग्रुप के लिए। और पाकिस्तानी बॉयज़ लाइक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, और बहुत अच्छी कंट्री जैसे इंडोनेशिया के साथ हमारा फर्स्ट मैच था। और लाइक ज़हरी बात है, लाइक आप जब डबल्स पे जाते हैं तो इट वाज टफ कि आपको लाइक वो लास्ट मैच होता है और क्रूशियल मैच होता है। तो माशाल्लाह हमजा और अबू बकर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इवन अगेंस्ट हांगकॉन्ग भी लाइक डबल्स पे गए थे, वो भी बहुत अच्छा और टफ मैच था हमारे लिए। इवन अगेंस्ट जापान भी लाइक इट वाज क्लोज मैच, लाइक 1 ऑल था, और डबल्स में वी वॉन फर्स्ट सेट 6-4 एंड सेकेंड सेट वी वाज लीडिंग लाइक 4-3, और बस कुछ पॉइंट्स होते हैं अप एंड डाउन लाइक वहाँ से हमारे। जी ओके। तो हमारे साथ अबू बकर भी हैं। अबू बकर बताइएगा, इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे, तो कब से ये आप में शौक है, और ज़रा बताएं आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 7 साल पहले से खेल रहा हूँ, और मैं अभी हम लोगों ने वर्ल्ड ग्रुप के लिए क्वालिफाई किया है, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है। आज तक मेरा ख्याल है आज से पहले किसी ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया टेनिस में। अच्छा। और बड़ी खुशी हुई हमें हरा के इनको। अच्छा, तो हीरा, हु डू यू लुक अप टू? आपके मतलब फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं कि जिनको आप देखते हैं कि यार ये स्टाइल जो है बड़ा अच्छा है, पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान से बाहर हो? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में तो हम असाम और अकीब भाई को ही देखते देखते बड़े हुए हैं लाइक, और बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वो। और लाइक आउट ऑफ कंट्री मेरे ख्याल से फेडरर, नडाल जो मैं जिनको लाइक शुरू से देखता आ रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो आगे क्या प्लान्स हैं आप दोनों के, क्या आगे करना चाहते हैं, किसको आप क्या कैसे बनना चाहते हैं? ऑफ कोर्स लाइक अब हमने वर्ल्ड ग्रुप के लिए क्वालिफाई किया है, तो हम उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खेलना पड़ेगा, उसके लिए लाइक माइंड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक वहाँ पे यूरोपियन कंट्री होगी। इवन यहाँ पे भी हमने जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, लाइक ये द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान बीट ऑस्ट्रेलिया, और मेरे ख्याल से माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत अच्छा किया। और ऑफ कोर्स हम भी चाहेंगे लाइक जैसे इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स खेल रहे हैं, एज ए प्लेयर मैं अभी प्लेयर भी हूँ, और साथ साथ थैंक यू सो मच टू पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, सलीम सैफुल्ला और आसिम शफीक जिन्होंने मुझे ये चांस दिया पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा भी, और इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अबू बकर, आप ये बताएं कि भाई आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पर जो सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं और बाहर जब आप जाते हैं कम्पीट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग में, उनकी एंड्योरेंस में, उनके स्टेमिना में, बिकॉज ये आसान खेल नहीं है, तो क्या आपने डिफरेंस देखा? जी हमारी पूरी उम्मीद है कि हम आगे जाके पूरा कम्पीट करेंगे वर्ल्ड में, और इंशाल्लाह वहाँ पर जाके अच्छा करेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम वहाँ पे जाके भी जीतेंगे। अच्छा, और तैयारी कैसे करते हैं, कितने घंटे करते हैं, रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं अबू बकर? जी हमने जाने से पहले एक कैंप किया था हीरा भाई के साथ, बड़ा इंटेंस किस्म का, और वैसे मैं एस टेनिस अकेडमी में खेलता हूँ, जिसमें 3 घंटे टेनिस खेलता हूँ और 1 घंटा फिटनेस करता हूँ। ओके। अच्छा हीरा, मेरा जो सवाल अबू बकर से था वही सवाल आपसे है कि जब आपने यहाँ और वहाँ बैरून मुल्क डिफरेंस क्या देखते हैं? क्योंकि ये सिर्फ गेम ऐसा नहीं है, टेक्निक का नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपका स्टेमिना भी होना चाहिए। एंड्योरेंस नहीं होगी तो आप कम्पीट नहीं कर सकेंगे, थक जाएंगे। फर्क क्या देखा? सारी बात है लाइक मैंने देखा है लाइक पहली बात तो ये है कि वहाँ के जो प्लेयर थे मेच्योर थे, और लाइक बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं लाइक, और स्पेशल जो थिंग होती है लाइक बच्चों को फुली स्पॉन्सर्ड है, तो लाइक हर चीज़ उनकी कंट्री को प्रोवाइड करती है। लाइक हमारी कंट्री में इस चीज़ का थोड़ी सी कमी है। लाइक यहाँ पे जैसे क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया जाता है, और लाइक गुड, और मेरे ख्याल से ऐसे दूसरी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया जाना चाहिए, और स्पॉन्सर्स लाइक थ्रू द मीडिया कैन से कि लाइक अभी यही टाइम है, जैसे बच्चे बाहर से जीत कर आए हैं तो इनको स्पॉन्सर्स वगैरह मिलने चाहिए, लाइक इनामात मिलने चाहिए, जिससे ये बच्चे और वर्क हार्ड लाइक मेहनत करेंगे, और वो आगे ट्राई करेंगे कि ऐसी ही अचीवमेंट हम और आगे भी करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हीरा आशिक अबू बकर तला हमारे साथ मौजूद थे, और बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, और हम चाहते हैं जी आप इसी तरीके से मुल्क का नाम रोशन करते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जरा तज़किरा कर लेते हैं आईजी सिंध ने मनशियात फरोशी और ये जो गुटखा और मावा जैसी बुराइयों के खात्मे के लिए एक बताया जा रहा है कि बड़ी ताकतवर किस्म की टास्क फोर्स कायम कर दी है। तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह जो कि जराइम की इस तरह के इश्यूज पर नजर रखते हैं, वो आईजी सिंध के साथ मौजूद हैं। तो क्या गुफ्तगू हो रही है, देखिए। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से सूबा सिंध पुलिस का सबसे ताकतवर टास्क फोर्स का कयाम अमल में लाया गया है। इस टास्क फोर्स का क्या किरदार होगा हम जानते हैं गुलाम नबी मेमन से। देखें, टास्क फोर्स बनाने का मकसद हमारा ये है, वो डेंस जो मतलब इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें नार्कोटिक्स पेडलिंग है, गुटखा मावा पेडलिंग है, या कोई इस तरह की एक्टिविटी है जो इलीगल और इमोरल है,
तो हम इस टास्क फोर्स को यूज़ करेंगे और उसमें फिर ये डिटर्मिन करेंगे कि आया उस एरिया की पुलिस क्यों फेल हो गई जो टास्क फोर्स को यूज़ करना पड़ा और उसने जाके ये कार्रवाई की। तो अगर उसमें ये बात साबित हुई कि एरिया की पुलिस इसमें मतलब उनका कोई लीनियंट एटीट्यूड था, तो नेचुरली फिर उस एरिया के पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मतलब जगहों पे उन्हें रेड्स भी किए और बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स पकड़े भी हैं और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो मतलब अदरवाइज उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं होता। तो मेगा लेवल पे जितने भी इस तरह के काम हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो। तो हम चाहते हैं कि अपनी जो हमारे इंटेलिजेंस की ब्रांच है, जिसको स्पेशल ब्रांच कहते हैं, उसको मजीद एक्टिवेट करें और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही है। आप बिल्कुल देखें, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि इनफरादी तौर पर अगर कोई ऐसे अमल में मुलविस होता है तो उसकी अब बाकायदा रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसके खिलाफ न सिर्फ कानूनी बल्कि महकमा जाती कार्रवाई भी की जाएगी और इस तरह के कामों में मुलविस किसी भी अनासिर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और टास्क फोर्स जो है वो इसी तरीके से काम करती रहेगी। जी अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि ऐसी बनती है टास्क फोर्स, लेकिन एट टाइम्स जो है वो इतनी इफेक्टिव साबित नहीं होती। और ये गुटका मावा और जो ये मनीशात फरोशी है, इनका जी खात्मा हो। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब अशफाक और नाजरीन से भी ये सवाल है कि क्या आपने कभी कदीम और नायाब कुरानी नुस्खों की ज़ियारत की है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी नुमाइंदा है जी इशरत खान, वो आपको जी ये ज़ियारत करवा रही हैं और वो लेके जा रही हैं आपको एक कुरान के। मैं रिपोर्ट के दौरान आपको जवाब देता हूँ। खूबसूरत और अनमोल खजानों से मालामाल ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में कायम कुरान गैलरी, जहां तारीखी लिहाज से नादिर नायाब कुरान मजीद के 350 से जायद नुस्खे मौजूद हैं, जिनमें से 52 यहाँ डिस्प्ले हैं। इसमें से हमने सिलेक्शन की है दो एतबार से, एक तो हमने तारीखी एतबार से की है और दूसरी हमने इसकी तज़ीन और आराइश के हवाले से की है। तारीख के एतबार से जो इसकी तरतीब है वो ये है कि हमने जो पहला नुस्खा रखा है वो ख़त कूफ़ी में है, वो तकरीबन 1000 साल पुराना है। नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कराची में कायम कुरान गैलरी में सैकड़ों साल कदीम नादिर नायाब कलमी नुस्खों में मुसलमानों की शानदार खत्ताती की खूबसूरत झलक नुमाया है। इस हमारे गैलरी के अंदर जो है कुरान करीम के तकरीबन 10 के करीब ऐसे नुस्खे हैं जो कि कश्मीर में किताबत किए गए हैं। कुरान गैलरी में सोने के पानी से मुज़य्यन कुरानी नुस्खों के अलावा हिरन की झिल्ली पर लिखे गए नुस्खे भी अपनी मिसाल आप हैं। नेशनल म्यूजियम में बनी ये कुरान गैलरी हमारे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं, क्योंकि यहाँ रखे इन नादिर व नायाब कलमी नुस्खों की ज़ियारत हमें और कहीं नहीं मिल सकती। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ इशक खान, ARY न्यूज़ कराची। जी जबरदस्त जी। अब 6 बज चुके हैं तकरीबन और इस वक्त अफ्तार में बहुत कम वक्त रह गया है। तो टंडोवाला हियार में किस तरीके से दस्तरखान सजाया जाता है, कौन कौन सी तली हुई चीजें खाते हैं वहाँ के रिहायशी, आपको जरा दिखाते हैं। माह रमजानुल मुबारक में अफ्तारी के दस्तरखान पर पकोड़े, समोसे, रोल, चटकारे न हो तो इफ्तारी अधूरी सी लगती है। इफ्तारी का वक्त करीब आते ही शहरी समोसे पकोड़े खरीदने दुकानों पर पहुंच जाते हैं। इफ्तारी से कबल टंडोला हियार में पकोड़ों समोसों की दुकान पर शहरियों की रश बढ़ जाती है। कोई खरीदता है गर्मा गर्म समोसे तो कोई रोल और कोई पकोड़े। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, मगर फिर भी बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक समोसे और पकोड़े इफ्तारी के दस्तरखान पर जरूर रखने पड़ते हैं। गरीब आदमी भी कम से कम पकोड़े और समोसे तो खरीदना चाहता जरूर है। वक्त और हालात हालांकि इस बात की इजाज़त नहीं देते कि ये इस किस्म की अशिया को खरीदा जाए। कचौरी वगैरह, चटकारे वगैरह, ये गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके दस्तरखान पे सस्ते ही सस्ते हैं और अल्लाह ताला सबको देता है, सब खाते हैं पूरे रमजान के रोज़ों में, चाहे गरीब हो या अमीर। शहरियों का कहना है कि माह रमजानुल मुबारक की इफ्तारी में गर्मा गर्म समोसे, पकोड़े और चटकारे न मिले तो इफ्तारी का मजा अधूरा लगता है। कैमरामैन महबूब खासकली के साथ अमानुल्लाह खोखर, ARY न्यूज़ टंडोला हियार।
चलो जी, आगे बढ़ने से पहले एक अहम खबर आपके साथ शेयर कर लें। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। गुजरांवाला बार की जो सदर है उनकी जानिब से कहा गया है दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस के आईनी दायरा कार में मुदाखलत की। सदर गुजरांवाला बार आगे कहते हैं दोनों जजेस ने अदालती इंतजामी मामलात में हुकूमत की मंशा पर मुदाखलत की। दोनों जजेस का किरदार हलफ से रूगर्दानी के मुतरादिफ है। जस्टिस काजी फायज जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं। दोनों जजेस को बतौर सुप्रीम कोर्ट जजेस काम करने से रोका जाए। सदर गुजरांवाला बार की जानिब से ये कहा गया है। जस्टिस काजी फायज जस्टिस अमीनुद्दीन ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस के आईनी दायरा कार में मुदाखलत की है। दोनों जजेस ने अदालती इंतजामी मामलात में हुकूमत की मंशा पर मुदाखलत की और दोनों जजेस का किरदार हलफ से रुगर्दानी के मुतरादिफ है जी। और ये भी कहा गया है कि दोनों जजेस को बतौर सुप्रीम कोर्ट जजेस काम करने से रोका जाए। तो असल बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हम रेफरेंस दायर कर रहे हैं, और रेफरेंस कहां दायर किया जाता है? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। तो वो ये कह रहे हैं रेफरेंस दायर कर रहे हैं, लिहाजा दोनों जज साहिबान को बतौर सुप्रीम कोर्ट जजेस काम करने से रोका जाए। सदर हैं ये गुजरांवाला बार के, जिनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है। जनाब, तो अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन हम कल फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।